डियर स्टूडेंट, गवर्नर जनरलों की कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं विलियम बेंटिंग और उसके सुधार। इससे पहले हम देख चुके हैं, कॉर्नवालिस के बारे में देख चुके हैं, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देख चुके हैं, उससे पहले क्लाइव के बारे में देख चुके हैं। और उनकी ही प्रक्रिया आगे बढ़ती है सुधारों की। और विलियम बेंटिंग के समय काफ़ी बड़े स्तर पर न्यायिक सुधार होते हैं और सामाजिक सुधार में तो काफ़ी आगे पहुंच जाता है विलियम बेंटिंग। तो आज का हमारा मुख्य जो विषय है वो विलियम बेंटिंग ही है। तो इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और इसके तहत हम बेंटिंग की विदेश नीति किस प्रकार रहती है, उसकी गृह नीति क्या होती है, उसके बारे में देखेंगे। क्या बेंटिंग ने सुधार किए हैं और बाद में उसके प्रशासनिक सुधार और सामाजिक सुधारों के बारे में भी हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। विलियम बेंटिंग एक उदारवादी शासकों की गिनती में आता है और यहाँ हम देखते हैं कि जुलाई 1828 ईस्वी में वह लॉर्ड एमहर्स्ट के जाने के बाद भारत का गवर्नर जनरल बनता है। भारत में उसका जो कार्यकाल है वो सुधारवादी कार्यों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। देशी राज्यों के प्रति उसने साधारणतः हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया था, लेकिन उसके बावजूद वह साम्राज्यवादी हितों की उपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि जहां आवश्यकता पड़ती है वहां पर वह आंतरिक मामलों में भी कहीं न कहीं हस्तक्षेप करता है। अनेक राज्य जो थे वो कंपनी के नियंत्रण में ले लिए और कुछ को ब्रिटिश साम्राज्य का वह अंग बना लेता है। जब तक विलियम बेंटिंग आता है, कंपनी की जो सीमा विस्तार है वो काफ़ी विस्तृत हो चुकी थी और अब आवश्यकता थी कि इस जो अधिकृत प्रदेश था उनका शासन किस प्रकार सुचारू रूप से चल सके और उस पर किस प्रकार उसका क्रियान्वयन किया जा सके, उसको लागू करना था और ये काम विलियम बेंटिंग पर था। दूसरी तरफ जो लगातार युद्ध चलते आ रहे थे, हम देख रहे हैं कि वेलेस्ली के समय या कॉर्नवालिस के समय, तो उससे कंपनी पर वित्तीय भार भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और स्वयं गवर्नर जनरल भी शांति प्रिय था, सुधारवादी था, उदारवादी था और कहीं न कहीं वो तटस्थता की नीति का समर्थक था। तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी के डायरेक्टरों की इच्छा के अनुसार एवं स्वयं अपने स्वभाव के अनुसार बेंटिंग ने देशी राज्यों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक एवं उदार दृष्टिकोण यहाँ अपनाया। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि 1828 में जब विलियम बेंटिंग आता है तो उस समय तक काफ़ी विस्तार सीमा का हो जाता है, क्योंकि वेलेस्ली के समय हम सहायक संधि के द्वारा देख सकते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर विस्तार होता है। अब लगातार जब युद्ध भी होते हैं तो कहीं न कहीं उसको कंपनी पर वित्तीय भार भी होता है और कुछ जो सीमा विस्तार था तो उसका शासन सुचारू रूप से किस प्रकार चलाया जा सकता है, इन्हीं सभी मद्देनजर रखते हुए विलियम बेंटिंग को भारत भेजा जाता है। अब विलियम बेंटिंग आता है और उसके भारतीय राज्यों के साथ किस प्रकार के वो संबंध स्थापित करता है वो हमें यहाँ पे देखना है। पहले देखते हैं कि तटस्थता की नीति कहाँ कहाँ पे अपनाता है। यहाँ देखते हैं कि कुछ राज्यों के प्रति बेंटिंग जो है वो तटस्थता की नीति अपनाता है। उसमें हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल ऐसे राज्य माने जाते हैं जहाँ पर वो तटस्थता की नीति अपना रहा है। 1829 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी के अनुरोध पर बेंटिंग ने हैदराबाद से अंग्रेजी सेना हटा ली थी और फिर 1830 ईस्वी में जयपुर में अव्यवस्था उग्र रूप में फैल गई थी। वहां अंग्रेज रेजिडेंट पर आक्रमण भी हुए, फिर भी गवर्नर जनरल ने जयपुर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। भोपाल में होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध में भी बेंटिंग ने तटस्थता ही रहना उचित समझा। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा इन जगहों पर भी हस्तक्षेप करने के पर्याप्त कारण मौजूद रहने के बावजूद बेंटिंग ने यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं किया। तो शुरुआती दौर में कुछ बेंटिंग जो अपनी नीति तटस्थता की अपनाता है कुछ भारतीय राज्यों पर, जबकि वहाँ पे ऐसे बहुत से कारण आए थे कि हस्तक्षेप किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि वो खुद भी उदारवादी था और वह तटस्थता की नीति यहाँ पर अपनाता है।
दूसरा, उसके देख सकते हैं उसकी विदेश नीति में कि उसकी उदासीनता की नीति किस प्रकार रही है। सभी राज्यों के प्रति, बहुत से राज्य थे उनके प्रति वह काफ़ी उदासीन ता की नीति अपनाता है। जैसे ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया की मृत्यु जब हो जाती है तो उसकी विधवा ने जनकोजी को गद्दी पर बैठाकर शासन प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। जनकोजी इससे असंतुष्ट था और उसने कंपनी से सहायता मांगी, परंतु बेंटिंग ने इस मामले में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और बाद में जनकोजी स्वयं अपने ही प्रयासों से वास्तविक शासक बन जाता है। अब यहाँ पे अगर चाहता विलियम बेंटिंग तो हस्तक्षेप कर सकता था और वहाँ पे ग्वालियर में अपनी सत्ता स्थापित कर सकता था, उसको अधिकृत कर सकता था, लेकिन वहाँ पे वो इंटरेस्ट इसमें नहीं लेता है। इंदौर में भी मल्हार राव होलकर की मृत्यु के पश्चात उसने उत्तराधिकार के युद्ध में ऐसी कोई नीति या हस्तक्षेप की नीति का पालन बिल्कुल भी नहीं किया और वहाँ भी वह कहीं न कहीं उदासीनता की नीति का अपना परिचय देते हैं। तो दूसरी, तटस्थता की नीति के बाद उदासीनता की नीति है, जिसका उदाहरण हम ग्वालियर और इंदौर में देख सकते हैं। अगला, वो हस्तक्षेप की नीति का भी प्रतिपादन करता है और जहाँ पे वास्तव में आवश्यकता थी कि यहाँ पे हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा तो वहाँ पर वह इस नीति का पालन करता है। जैसे बड़ौदा के राज्य में उसको ये स्थिति मिलती है कि बड़ौदा के राजा की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी संबंधी युद्ध में बेंटिंग ने हस्तक्षेप किया और उसका परिणाम ये निकला कि वहाँ का 1833 ईस्वी में जो गृह युद्ध चल रहा था उत्तराधिकारी की संबंधी, वह समाप्त हो जाता है। झांसी और अवध के मामले में भी बेंटिंग हस्तक्षेप करता है, लेकिन वो कठोर कदम यहाँ पर नहीं उठाता है। तो हस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन तो करता है, लेकिन ये नहीं है कि वो उनके आंतरिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। अगला देख सकते हैं कि विलियम बेंटिंग की उग्र नीति किस प्रकार रही है। इसमें देख सकते हैं कि परिस्थितिवश बेंटिंग ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। विलियम बेंटिंग की साम्राज्यवादी नीति का पहला जो शिकार बनता है वो सतारा का राज्य बनता है। बेंटिंग ने इस राज्य के अंतर्गत स्थित महाकालेश्वर नामक स्थान को हड़प लिया तथा इसके बदले में कुछ जमीन सतारा के राजा को दे दी। कछार और कुर्ग पर भी बेंटिंग ने अधिकार कर लिया। इसी प्रकार 1830 ईस्वी में कछार के राजा की निसंतान मरने पर कछार अंग्रेज राज्य में मिला लिया जाता है और 1834 ईस्वी में कुर्ग पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे भी कंपनी राज में मिला लिया जाता है। इसी तरह से मैसूर के राजा कृष्ण उडियार के विरुद्ध अव्यवस्था, कुशासन और लगान नहीं चुकाने का आरोप लगाकर बेंटिंग ने जल्दबाजी में मैसूर पर अधिकार कर लिया। उसने सिक्किम के राजा से भी दार्जिलिंग पर हस्तगत कर लिया। इसी प्रकार जयंतिया के शासक को भी पेंशन देकर इस राज्य को बेंटिंग ने कंपनी के अधीन कर लिया और इस प्रकार बेंटिंग की इस नीति के परिणाम स्वरूप कंपनी के राज्य की सीमा में कहीं न कहीं वृद्धि होती है। तो यहाँ पर थोड़ा बेंटिंग का देखते हैं कि कुछ अलग रूप यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। उसके बाद देखते हैं कि उसने मैत्री पूर्ण नीति का भी प्रतिपादन कहीं न कहीं किया है और उसमें देखते हैं कि बेंटिंग जो था वो पंजाब के तत्कालिक शासक महाराजा रणजीत सिंह के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना भी चाहता था और इसका प्रधान कारण यही था कि पंजाब के शक्तिशाली शासक को वह अपने पक्ष में मिलाकर बेंटिंग पूर्व में रूस की बढ़ती हुई प्रगति से कंपनी साम्राज्य की सुरक्षा की पक्की व्यवस्था करना चाहता था। 1831 ईस्वी में वह रोपड़ में रणजीत सिंह से स्वयं मिलता है और उसके साथ एक मित्रता की संधि करता है, क्योंकि उस समय रूस अपनी विस्तार कर रहा था और अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, तो कहीं न कहीं उससे सुरक्षा करना कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी था। और उसके तहत ही, जो कि अब पंजाब नॉर्थ में पड़ता है, तो कहीं न कहीं वो राज्य ऐसा था कि उसके साथ मैत्री रखना बहुत ज़रूरी था और इसके लिए वो रणजीत सिंह से स्वयं मिलता है रोपड़ में और उन दोनों के बीच में, रणजीत सिंह और विलियम बेंटिंग के बीच में संधि होती है और इस संधि के अनुसार यह तय होता है कि सिखों के राजा ने सिंध के संबंध में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। अंग्रेजों को सिंधु नदी के द्वारा व्यापार करने की सुविधाएं भी यहाँ प्राप्त हो जाती है और दोनों पक्षों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। तो इससे कंपनी की पश्चिमी उत्तर सीमा सुरक्षित हो गई।
क्योंकि अब विलियम बेंटिंक है तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से पूरी तरह से सुरक्षित हो गया कि उसने रणजीत सिंह से दोस्ती करके अब उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं सिंध के मामले में रणजीत सिंह हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसने अपनी सीमा को वहाँ सुरक्षित कर लेता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंध जो कहीं ना कहीं कंपनी और रूस के बीच में पड़ता है, जो उनके अधिकार क्षेत्र थे और बहुत महत्वपूर्ण था सामरिक दृष्टिकोण से। तो सिंध के बारे में यहाँ हम थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि सिंध के सामरिक और व्यापारिक महत्व को देखते हुए बेंटिंक ने सिंध के अमीरों से भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। अंग्रेज एवं रणजीत सिंह दोनों ही सिंध में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि रणजीत सिंह पंजाब में एक महत्वपूर्ण शासक था और वो भी चाहता था कि अपना का सीमा का विस्तार करे, क्योंकि सिंध की तरफ वो बढ़ना चाह रहा था। और इधर तो उसकी सीमा रेखा निर्धारित हो जाती है 1809 की, जो अमृतसर की संधि होती है। तो पूर्व की तरफ तो कंपनी के क्षेत्रों में अधिकार नहीं करता है, लेकिन वो सिंध की तरफ बढ़ना चाहता है। रणजीत सिंह को बेंटिंक ने अपना मित्र बनाकर उसे सिंध के मामलों से अलग कर दिया, क्योंकि उसने कर्नल पॉन्टिगर को सिंध के अमीरों के पास बातचीत करने के लिए भी भेजा और 1832 ईस्वी में बेंटिंक ने अमीरों के साथ एक संधि भी कर ली। अंग्रेजों को सिंध में व्यापारिक सुविधाएं मिली और दोनों पक्षों ने मैत्री भाव बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। बेंटिंक की विदेश नीति के परिणाम स्वरूप कंपनी अनावश्यक युद्ध एवं खर्चों से यहाँ बच जाती है और देशी राज्यों के मामलों में यथासंभव हस्तक्षेप की नीति का पालन कर बेंटिंक ने कंपनी के प्रति शासकों के मन में सद्भावना बनाए रखने का कहीं न कहीं एक प्रयास यहाँ किया जाता है और उसने आवश्यकता अनुसार आगामी नीति का भी अवलंबन किया। सिंध एवं पंजाब से मैत्रीता स्थापित कर उसने कंपनी की सीमाएं सुरक्षित कर ली और अफगानिस्तान विजय की वो कहीं न कहीं अब वो शुरुआत कर देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बेंटिंक की जो विदेश नीति थी कि जब वो 1828 ईस्वी में आता है तो कंपनी का काफ़ी विस्तार भी हो जाता है। उसके बावजूद वो अपनी विदेश नीति को किस प्रकार स्थापित करता है और उसी के तहत वो कुछ राज्यों के साथ तटस्थता की नीति अपनाता है, कुछ राज्यों के प्रति उदासीनता का भाव दर्शाता है, जैसा हम ग्वालियर में देखते हैं, इंदौर में देखते हैं। हस्तक्षेप की नीति भी जहाँ जरूरत पड़ती है तो हस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन भी करता है, वो हम बड़ौदा, झांसी और अवध के मामलों में देख सकते हैं। बेंटिंक उग्र नीति भी अपनाता है, जिसका पहला शिकार कहीं न कहीं सतारा होता है और बाद में दार्जिलिंग, मैसूर, इन क्षेत्रों पर भी, वो कछार, कुर्ग वगैरह पर भी वो उग्र नीति का प्रतिपादन वो करता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके साथ वो मैत्रीपूर्ण नीति का पालन भी करता है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मित्रता का जो देखने को मिलता है रणजीत सिंह के साथ था पंजाब में, और उससे वो मित्रता इसलिए स्थापित करना चाहता था कि कहीं न कहीं कंपनी को भय था कि रूसी विस्तार आगे बढ़ सकता है और जो सिंध का क्षेत्र है उस पर कैसे अपनी पकड़ बनाए रखें, इसके लिए वो रणजीत सिंह से समझौता करता है कि रणजीत सिंह उस पर अधिकार नहीं करे और उसको मित्रता की संधि स्थापित करता है रणजीत सिंह के साथ और वो पूरी तरह से सिंध को सुरक्षित रखता है, क्योंकि रणजीत सिंह उसमें दिलचस्पी लेना बंद कर देता है। और रणजीत सिंह के साथ जो संधि होती है उसे कहीं ना कहीं उसको सिंधु नदी में व्यापार करने की परमिशन भी मिल जाती है। तो इसकी कूटनीतिक जो एक सूझबूझ थी विलियम बेंटिंक की, उसके तहत वह पश्चिमी उत्तर सीमा को सुरक्षित यहाँ पर कर लेता है। तो ये बड़ी बात थी उसके लिए। और उसके बाद फिर हमने थोड़ा बहुत सिंध के बारे में देखा है कि सिंध का वास्तव में क्या पोजीशन थी उस समय और क्यों रणजीत सिंह और विलियम बेंटिंक के बीच में संधि होती है। तो वो सब चीज़ें आज हम इस चैप्टर में यहाँ देख चुके हैं। अगली बार जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें हम विलियम बेंटिंक के प्रशासनिक सुधारों के